नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जेईई एडवांस एग्जाम 2020 में एसएमएस से मिलेगा रिपोर्टिंग टाइम, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। झुंझुनू में आम आदमी पार्टी के कृषि अध्यादेश के विरुद्ध राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नरेश मीणा की रिहाई के लिए मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रतिष्ठान इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2020 27 सितंबर को देश के 112 परीक्षा शहरों में होगी। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक 2 पारियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्रों के साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। एलन के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा के अनुसार इस वर्ष 4 पेज का प्रवेश पत्र दिया गया है। पहले पेज में विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड एवं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में विद्यार्थियों से कोविड-19 संबंधित जानकारियां मांगी गई है। उसे भरकर विद्यार्थियों को स्वयं अपने एवं अपने अभिभावक के हस्ताक्षर करवाने होंगे। विद्यार्थियों को इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और प्रवेश पत्र को जेईई एडवांस का पेपर शुरू होने के बाद में परीक्षक को जमा करवाना होगा। रिपोर्टिंग टाइम भी विद्यार्थियों को परीक्षा चालू होने से पहले एसएमएस के माध्यम से बताया जाएगा। इससे विद्यार्थी अपने दिए गए अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया जा सकेगा। तो वहीं भीलवाड़ा में पंचायत चुनाव के लिए लाई जा रही करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब को 1325 पट्टियां भीलवाड़ा की आबकारी थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान में पकड़ ली। यह शराब एक कंटेनर में हरियाणा से लाई जा रही थी। आबकारी विभाग की टीम को देखकर कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। जिला आबकारी अधिकारी मुकेश देवपुरा ने कहा कि आबकारी अभियुक्त जोगाराम के निर्देश पर NH 79 पर भीलवाड़ा बाईपास पर नाकेबंदी लगाई गई थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर एक नागालैंड के कंटेनर नंबर NL 01Q8610 को रुकवाया गया। कंटेनर चालक ने टीम को देखते ही कंटेनर छोड़कर फरार हो गया। जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें विभिन्न महंगे ब्रांड की हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई। कंटेनर में 1325 पट्टियां बरामद हुई, जिसमें की बाजारी कीमत 1 करोड़ रुपए है। यह शराब प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के लिए लाई गई थी। श्रीमान आबकारी आयुक्त जोगाराम जी के निर्देशन में आदेशों की पालना में श्री राम गोपाल जी हमारे जो अपराधाधिकारी हैं, उन्होंने भीलवाड़ा बाईपास पर एक नागालैंड की ट्रक से लगभग 1325 पेटी अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांड की, जो इसमें उच्च क्वालिटी की श्रेणी की भी है, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टैग, इस तरह की टोटल 1325 पेटी बरामद की है, जिसकी बाज़ार की वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए है। ये कहाँ से लाई जा रही थी, कहाँ ले जाई जा रही थी? ये हरियाणा निर्मित है और ड्राइवर अभी इस मौके से फरार हो गया है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। इसके बारे में नहीं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कहीं और भी जा सकती थी, परंतु ये पंचायती चुनाव के चलते जिले में और कहीं भी सप्लाई होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब खबर झुंझुनू जिले से, जहां पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना झुंझुनू ने राजगढ़ पूर्व विधायक मनोज न्यांगली को वायु श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए सीएम अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। करणी सेना उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने बताया कि नांगली राजपूत समाज के बड़े लीडर है, साथ ही जनसेवक भी है। राजपूत समाज का उनके प्रति लगाव है। गत वर्ष से पूर्व उनके भाई की भी हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही मनोज न्यांगली पर भी कई बार हमले हो चुके हैं, जिससे उनकी जान खतरे में है। सीएम गहलोत को एक बड़े राजपूत लीडर को देखते हुए उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उनकी हिफाजत हो सके। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना झुंझुनू के द्वारा राजगढ़ विधायक पूर्व मनोज जी न्यांगली की सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी ये मांग है कि उनको उचित समय रहते हुए उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा की जो भी उनकी मांग है हमारी वो पूरी की जाए और उनको सुरक्षा दी जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर साहब को। किस के नाम है, क्या मुख्य क्या मांग है, किस पर्पस पे मांग रहे हो सुरक्षा? पर्पज से ये मांग है कि वो एक राजपूत समाज के एक लीडर हैं
और हमारी उसके नाते, और एक वो जनसेवक हैं और पूर्व विधायक भी हैं, और उसके साथ साथ उनके परिवार के ऊपर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, और उनके स्वयं पर उससे पहले भी कई हरियाणा के और पंजाब और यूपी के कई बदमाशों ने उन पर हमले किए थे, जिनमें वो पहले भी घायल हो चुके हैं। उनकी एक आँख अपनी वो गंवा चुके हैं, जिनसे उनको जान का खतरा है। और उससे पहले उनके भाई को भी कई बदमाशों ने मिलकर एक हत्या कर दी गई थी। उस परिवार को आज खतरा है, और एक जननेता होने के नाते उनको भी रात दिन खतरा रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि मनोज जी नांगली जो विधायक है राजगढ़ के और राजपूत समाज के एक लीडर हैं, उनको सुरक्षा दी जाए वायु श्रेणी की। आपका नाम? रविंद्र सिंह तोलिया सर, पद क्या है आपका? करणी सेना जिला उपाध्यक्ष झुंझुनू। साथ ही झुंझुनू में केंद्र सरकार द्वारा पास की गई कृषि अध्यादेशों के खिलाफ झुंझुनू आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी जिला अध्यक्ष शुभकरण महिला ने कहा कि राज्यसभा के फर्जीवाड़े के आधार पर किसान विरोधी बिल को असंवैधानिक तथा संसदीय परंपराओं को तोड़ते हुए नियमों के विरुद्ध जाकर बिल पास किया है। पार्टी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि बिल को निरस्त करने तथा सत्ता पक्ष में नाराजगी के चलते पार्टी के सांसद सहित 8 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए संसद से निलंबित करने पर विरोध जताते हुए सांसदों का निलंबन समाप्त करने की अपील की है। कोरोना महामारी के बीच में जब केंद्र सरकार गुपचुप किसान विरोधी 3 अध्यादेश लेके आई थी, तब हमने जनवादी संगठन के साथ इस सरकार की मंशा व नीयत के बारे में जनता को और किसान को बताया था कि किसानों के लिए आगे आने वाला समय बहुत ही भयंकर त्रासदी का समय होगा। भाजपा सरकार का जो स्लोगन है कि आपदा में अवसर का लाभ उठाइए, इन्होंने अपने धनाढ्य साथियों के लिए किसानों की आहुति देकर आपदा में अवसर का लाभ उठाया है। आज जो लोकसभा में और विधानसभा में इन्हें लोकतांत्रिक तरीके से और किसान विरोधी विधेयक जो ध्वनि मत के नाम से फर्जीवाड़े से पास किया है गया है, जो अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है और किसानों के लिए एक मत पहुँचाने के लायक है। हम राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बिना हस्ताक्षर किए हुए ये विधेयक वापस लौटाया जाए, और जो लोकतंत्र की व्यवस्था को बचाए रखने के लिए जो विधानसभा में 8 विधायकों को निलंबित किया गया है, वो निलंबन वापस लिया जाए, तथा आम आदमी पार्टी किसानों के हित के लिए और लोकतांत्रिक परंपरा को बचाने के लिए लड़ती रहेगी और लास्ट तक। इस संबंध में आपने आज क्या किया है? आज हमने राष्ट्रपति के नाम पर इसको कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि ये जो किसान विरोधी विधेयक हैं उनको वापस लिया जाए, और जो लोकतांत्रिक परंपरा को बचाए रखने के लिए जो 8 संसद के सांसदों को निलंबित किया गया है, उस निलंबन वापस। तो वहीं भीलवाड़ा जिले में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कृष्णा हॉस्पिटल ने सांगानेर गांव स्थित महेश भवन में कोविड सेंटर स्थापित किया है। कोविड सेंटर का आज कृष्णा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कैलाश काबरा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर मुस्ताक खान, एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश शर्मा एवं डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला के वीडियो कॉलिंग के जरिए सेंटर की गतिविधियों के बारे में जाना एवं डॉक्टर काबरा को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डॉक्टर काबरा ने बताया कि कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सभी तरीके की अत्याधुनिक मशीनें, वेंटिलेटर, आईसीजी, ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। कोविड सेंटर में 30 सेमी डिलेक्स कॉटेज वार्ड, 2 आईसीयू वार्ड तथा कुल 50 बेडों की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर काबरा ने आगे बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप कोविड-19 मरीजों का सरकार द्वारा दर निर्धारित की गई है, उसके अनुसार ही उपचार किया जाएगा। कृष्णा हॉस्पिटल से मैं डॉक्टर कैलाश काबरा। हमने आज एक कोविड यूनिट की स्थापना की है जो सांगानेर रोड पे महेश भवन में चालू की है। इसमें 50 बेड की सुविधा दी गई है, जिसमें 30 बेड लगभग सेमी प्राइवेट हैं और बाकी 2 आईसीयू हैं, एक अलग से वार्ड है, सभी एयर कंडीशन वार्ड हैं एवं टीवी के साथ सुविधा दी है, अटैच्ड लेट बाथ है। ये यूनिट को देखने के लिए हमारी एक टीम डॉक्टर्स की जो है, डॉक्टर मनीष माथुर, डॉक्टर अजय गर्ग, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर राजेश एंड डॉक्टर अजय रुद्राक्ष,
ये टीम के 4 मेंबर हैं जो लगातार वहाँ पे सेवाएं देंगे। ऑनलाइन भी डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे। इसमें एक बहुत ही बढ़िया पैनल गठित की गई है जिसमें देश विदेश के कई डॉक्टर्स हैं जो हमको ट्रीटमेंट के लिए जानकारी देते रहेंगे। CMHO साहब से दी गई ट्रेनिंग, जो CMHO ऑफिसर दी गई ट्रेनिंग के आधार पे ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हम सेट किया है और उसी तरह से एक भोजनशाला भी वहाँ स्थापित की गई है। ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर वहाँ रखे गए हैं। ये सब चीज़ों को प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोग ये इलाज दे रहे हैं वहाँ पे। ये कोविड यूनिट की स्थापना 50 बेड से एक्सपांडेबल है जो 100 बेड तक जा सकती है। थैंक यू। और अब खबर शुरू के सरदार शहर से, जहां पे शिविर में 314 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इसमें पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत मैरी के सरपंच स्वर्गीय कल्याण चंद्र राजपुरोहित की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान से पूर्व आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्यों ने उपस्थिति देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिविर संयोजक राजेंद्र राजपुरोहित एवं मधुसूदन राजपुरोहित ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में भारत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर अब्दुल गफ्फार, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रताप सिंह राठौर एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्यारेलाल का शिविर में विशेष सहयोग रहा और इसके साथ में उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान रामकुमार मेघवाल, रघुवीर मुहाल, पूर्व उप प्रधान ताराचंद सारण, बलदेव सारण, जगदीश प्रसाद, गिरधारी लाल पारिक सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। और आपने देखा होगा कि कितना मतलब जवानों के अंदर जोश है। वैसे तो सरदार सर की भूमि को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि कोई भी काम पड़ा हो, चाहे कोरोना काल के अंदर आपदा ही हो या कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप भी है, लेकिन आज आपने युवाओं के अंदर जोश देखा होगा। काफ़ी युवा है वो काफ़ी ज़बरदस्त मात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग दे रहे हैं। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ब्लड देने वालों की कमी नहीं है, ब्लड लेने वालों की कमी रह जाएगी। साथ ही सरदार शहर तहसील के गांव बदनाऊ में 1 अगस्त 2020 को हुए दहेज हत्या के मामले में पुलिस उप अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा ने 2 जनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां पर न्यायिक अभिक्षा के भेजने के आदेश दिए हैं। थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि 1 अगस्त को कीटनाशक पीने से संदिग्ध अवस्था में विवाहिता की मौत हो गई थी। परिजनों की ओर से पुलिस थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले का अनुसंधान कर रहे पुलिस उप अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा ने इस मामले की तत्परता के साथ ही जांच कर पति कालूराम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपी बदनाऊ निवासी रामेश्वर लाल व सास मूली देवी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किए गए हैं। इस मामले का अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब सरदार शहर कर रहे हैं। इसमें कल मेरे द्वारा ही रामेश्वर जाट और उनकी पत्नी मूली देवी जाट को दस्तयाब कर श्रीमान सीओ साहब के पेश किया गया था, जिनमें दोनों की गिरफ्तारी श्रीमान सीओ साहब द्वारा कल ही की जाकर आज न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। न्यायालय द्वारा जेसी फरमाया गया है। 498 का मामला है। अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब द्वारा जारी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब खबर 12 के हरनावदा शाजी कस्बे से, जहां पे मीना सेवा संगठन द्वारा नरेश मीना की रिहाई के लिए दर्जनों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम उप तहसील को ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि 17 सितंबर को अवैध बजरी के ट्रक को रोककर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नरेश मीणा अपने समर्थनों के साथ में कवाई थाने के बाहर धरने पर बैठ गया था, जहां कवाई पुलिस द्वारा नरेश मीणा समेत 9 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसे लेकर गिरफ्तारी के विरोध में मीणा सेना संगठन के कार्यकर्ताओं ने कस्बे में बाइक रैली निकालकर उप तहसील कार्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री व दोषी पुलिस स्टाफ की नारेबाजी कर बर्खास्त करने की मांग की है। और अब खबर प्रतापगढ़ के धरियावाद से, जहां पर राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत दिनांक पोषण माह उत्सव के दौरान ग्राम मुंगाना 3 आंगनबाड़ी केंद्र में पोषक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई एवं पोषण कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गांव की महिलाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों के उपयोग से पोषण व्यंजन बनाकर उसका प्रदर्शन किया गया। साथ ही व्यंजन बनाने की विधि भी साझा की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रानी वैष्णव एवं पिस्सा देवी द्वारा भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधनों से क्या क्या पौष्टिक चीजें बनाई जा सकती है, इसका बताया गया। महिलाओं द्वारा बनाए गए पोषक पदार्थ मुख्य अतिथि
परियोजना अधिकारी श्री राम मोहन मीणा एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आत्माराम द्वारा चखा गया। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सभी महिलाओं के जिन्होंने व्यंजन बनाए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि परियोजना अधिकारी राम मोहन मीणा द्वारा अपने वक्तव्य में कहा गया कि पोषण की जवाबदारी अकेले महिलाओं की नहीं होती है, यह परिवार की संयुक्त जवाबदारी होती है। हमारे घरों में महिलाओं के ऊपर जवाबदारी डाल दी जाती है, जबकि घरेलू पुरुषों एवं अन्य वरिष्ठ जनों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। परियोजना अधिकारी द्वारा राजपुष्ट IPE ग्लोबल द्वारा लो बर्थ वेट एवं दुबलेपन को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। कार्यक्रम के आयोजक महिला बाल विकास द्वारा PIE ग्लोबल लिमिटेड के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक राजेंद्र श्रीवास राजपुष्ट PIE ग्लोबल में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आभार श्रीमती संगीता राणा पर्यवेक्षक WNCD द्वारा किया गया। जी नमस्ते, राजेंद्र श्रीवास राजपुष्ट प्रोजेक्ट IP ग्लोबल से। आज जैसा महिला बाल विकास विभाग के द्वारा पोषण माह चलाया जा रहा है, इस पोषण माह के तहत हमारे यहाँ पे जो हितग्राही हैं उन्हीं के द्वारा जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, मदर ऑफ यंग चाइल्ड हैं, उनके द्वारा यहाँ पर अलग अलग रेसिपी बनाई गई है, जो मुख्य रूप से चने की दाल, गेहूँ और चावल के इंग्रेडिएंट से अलग अलग तरीके से विभिन्न वैरायटियों का इस्तेमाल करके बनाई गई है। इसके द्वारा IP ग्लोबल के द्वारा एक ये बुक का भी अनावरण किया गया था। इस बुक के तहत भी कई सारी जो रेसिपी है इनके द्वारा, जैसे चने की दाल के अंदर लौकी डाल करके बनाना वगैरह वगैरह रेसिपी का यहाँ पे बनाई गई हैं। और सर के द्वारा जो CDPO साहब राम मोहन जी मीणा जी हैं, इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर आत्माराम जी धोचक द्वारा यहाँ पे इसका चखा गया। और साथ में सर को कैसा लगा, सर ही बताएंगे इस विषय में। तो वहीं बारा के छिपा बड़ौद में गगचाना एवं पंचायत मुख्यालय पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के द्वारा मौसमी बीमारी एवं कोरोना महामारी के बचाव हेतु सोमवार एवं मंगलवार को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। आयुर्वेदिक चिकित्सा डॉक्टर गणेश लाल मालव एवं कंपाउंडर भरत लाल गुर्जर के द्वारा ग्रामीण एवं सीनियर स्कूल, बालिका मिडिल स्कूल एवं प्राथमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी गगचाना के स्टाफ को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणेश लाल मालव ने बताया कि सोमवार को 204 लोगों को एवं मंगलवार को 221 लोगों को काढ़ा पिलाया गया। काढ़ा पिलाने में सीनियर स्कूल गगचाना के प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद नागर, विख्याता भीमराज मीणा, पूर्व डायरेक्टर पप्पू ढाकड़, पोस्टमैन राधा किशन कुमावत, अध्यापक तरुण वर्मा, रघुराज सिंह, राजमल कुमावत एवं नवीन मालव ने सहयोग दिया। और अब खबर बीकानेर जिले से, जहां पे कोलार क्षेत्र के झज्जू गांव में मंगलवार को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें झज्जू गांव में आज RMP मंजू पुरोहित ने सदस्य महिलाओं की बैठक ली, जिसमें सभी महिलाओं को नाड़ेब, धन जीविकामृत एवं खाद का निर्माण सिखाया गया, जिससे खेती में अच्छी फसल उगाई की जा सकती है। अंजलि पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं की बैठक लेकर विकास कार्यों को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो चूरू के सरदार शहर में कृषि मंडी स्थित थोक सब्जी मंडी में व्यापारियों एवं खरीदार प्रशासनिक नियमों की धज्जी उड़ाते दिखे जा रहे हैं। कोरोना का भय न तो व्यापारियों में देखा जा रहा है और ना ही खरीदारों पर। थोक सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की विद्युत जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ ही व्यापारी एवं ग्राहक मास्क तक नहीं लगा रखते हैं। सरदार शहर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए शहर में प्रशासन की ओर से बिना मास्क लगाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन थोक सब्जी मंडी में प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके चलते यहां के प्रशासनिक नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। हमारे चैनल रिपोर्टर वहां पर कवरेज करने गए तो कवरेज के दौरान लोगों ने मुंह पे मास्क लगा लिया। आजीविका की बैठक रखी, उसमें कृषि सखी सरोज हैं जिनसे हम मिले, उनसे मीटिंग की और हमने जो कि एक तो घनजीवामृत बनाया है, हमने नाटेब बनाया है और उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है और आगे भी वो करती रहेंगे।
और अब खबर सिरोही के जावाल से, जहां पे सफेद बुगलों ने वडारा हनुमान जी मंदिर परिसर में लगे पेड़ों पर डेरा डाले नजर आ रहे हैं। सफेद बुगले दूर दराज से अपने झुंडों के साथ यहां आकर मंदिर परिसर में लगे पेड़ों पर अपना आशियाना बना रहे हैं, जिससे मंदिर में दर्शन करने आने वाले लोग श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं हजारों की तादाद में आए सफेद बगुलों ने पेड़ पर डेरा डालने से वहां पर शांत वातावरण, पूरे दिन भर बगुलों की चाऊ चाऊ से पूरा परिसर गूंज रहा है। जिस पेड़ों पर ये सफेद बगुले अपना आशियाना बना रहे हैं, उस पेड़ को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। साथ ही उनके द्वारा किए गए मलमूत्र से पूरा परिसर गंदा हो जाता है, जिससे एक और झुंडों में बैठे सफेद बगुले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो वहीं मंदिर परिसर में गंदा करने की समस्या भी बनी हुई है। घरों के आसपास किसी पेड़ पे अगर बगुला पक्षी ने अपना ठिकाना बनाया तो समझ लो कि लोग परेशान है। सफेद बगुला पक्षियों ने इन दिनों वराडा हनुमान जी मंदिर परिसर में पेड़ों पर डेरा डाला हुआ है। ये आप यहाँ पेड़ों को देखेंगे तो पूरा पेड़ सफेद नजर आएगा। हर वर्ष इस महीने में बगुला पक्षी कहीं से भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जहाँ बैठ गए तो वहाँ पेड़ कुछ दिनों में साफ हो जाता है। आपको बता दें कि बगुला पक्षी जहाँ पर होते हैं वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। बगुला पक्षी बहुत ज़्यादा मल त्यागते हैं। यहाँ गंद बच्चे से लेकर बड़ों तक के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। इनको पेड़ों से भगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। वराडा हनुमान जी मंदिर परिसर में लोगों ने बताया कि इस बगुले से परेशान हो गए हैं। यहाँ बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी इन्हें देखकर दंग रह जाते हैं कि इतने पक्षी कहीं नहीं देखे। यहाँ मंदिर का वातावरण भी खराब कर देते हैं। पक्षी यहाँ बैठते हैं, वहाँ पे भीड़ करके पूरी जगह को सफ़ेद कर देते हैं। वह घोंसले के लिए लाने वाले डालियां भी कचरा में हो जाती है। और अब खबर जैसलमेर जिले से, जहां पे केंद्र गृह मंत्रालय ने जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर पर घुसपैठ, जासूसी और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर चिंता जताते हुए जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों में संचार, परिवहन और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र एवं राज्य की सरकार को उसके समाधान के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने सीमा प्रबंधन विभाग ने सामाजिक संगठन सीमाजन कल्याण समिति के जैसलमेर शाखा द्वारा पिछले दिनों भेजे गए मांग प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए समिति को पुनः अवगत करवाया है कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा क्षेत्रों में प्रायोजित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर सीमा सुरक्षा बल एवं गृह मंत्रालय से आंतरिक सुरक्षा विभाग को कार्रवाई एवं निर्देश दिए हैं। सीमाजन कल्याण समिति के जैसलमेर जिला मंत्री शरद व्यास ने बताया कि केंद्र गृह मंत्रालय ने समिति द्वारा भेजे गए मांग पत्र के आधार पर ही भारत माला परियोजना के तहत स्वीकृत जैसलमेर के म्याजाल तक सिंगल रोड के स्थान पर डबल रोड के निर्माण में आ रही है। वहीं डीएनपी की आपत्ति को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को इस संबंध में अतिशीघ्र समस्या का समाधान के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क का निर्माण शुरू हो सके। मंत्री व्यास ने बताया कि पश्चिमी सीमा पर CIDBI की बंद चौकियों को पुनः खोलने, सीमा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कृषि आधारित उद्योग व बिक्री केंद्र खुलवाने के साथ साथ पाकिस्तान से आए विस्थापित को नागरिकता प्रदान करने के लिए भी केंद्र गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को समुचित कार्रवाई का आग्रह किया है। सीमा सुरक्षा बल की जो चौकियों पर इन दिनों बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर में घुसपैठ और तस्करी की जो कुछ घटनाएं हुई है, उन घटनाओं को देखते हुए कि भाई जो तस्कर या घुसपैठी आए थे उनके पास नाइट विज़न जैसे हथियार मिले हैं। नाइट विज़न मिलना मतलब घुसपैठियों के पास, इसका मतलब इनको पाकिस्तान समर्थित लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब वो भारत की जो चौकियों पे बैठे जवान हैं उनको भी वो नाइट विज़न उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा इशू था यहाँ जो राजस्थान सरकार से संबंधित था कि BI की चौकियाँ, CIDBI की चौकियाँ पिछले 9 सालों से बंद पड़ी है। उन चौकियों की वजह से यहाँ पर तस्करों पर उसकी निगरानी होती थी, क्योंकि वो लोकल स्टाफ होता था और वो इस क्षेत्र के जानकार थे, लेकिन उन चौकियों को अभी भी खोला नहीं जा रहा है। तो वो बड़ा एक इश्यू है जो वर्षों से लंबित है। तीसरा मुद्दा था म्याजलार तक सेना की डिमांड के अनुसार डबल रोड बनने का मामला था, लेकिन वो DNP की ऑब्जेक्शन से 2 साल से लटका हुआ है, जबकि ज़िले की बाकी सारी रोडें बन गई है। तो ये रोड बहुत महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से, तो ये भी इसके लिए उन्होंने
गृह मंत्री जी ने जो मंत्रालय है संबंधित राजमार्ग मंत्रालय उनको कहा है कि भाई इसका जल्दी से निस्तारण किया जाए। दूसरे इश्यूज़ थे कि बॉर्डर पर जो आबादी है वो रहनी चाहिए, सीमा पर जो नागरिक है उनका पलायन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीमा की जो दूसरी सुरक्षा पंक्ति वहाँ का नागरिक है। अगर सीमा क्षेत्र खाली हो जाएगा तो वो दूसरी पंक्ति टूट जाएगी। तो उनके लिए मूलभूत सुविधाएं रहे उन गाँव में, जैसे संचार सुविधाएं वहाँ नहीं है, अभी भी वहाँ परिवहन की सुविधाएं नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं है, वहाँ स्कूल और चिकित्सालय भी पर्याप्त नहीं है। इस वजह से आमतौर पर लोग सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन कर शहरों की तरफ आते हैं। तो सीमा जन कल्याण समिति का प्रयास शुरू से रहा है कि लोग पलायन नहीं करें बॉर्डर से, और बॉर्डर पर उनको वो सब सुविधाएं मिले ताकि लोग वहाँ सुरक्षा पंक्ति हमारी मजबूत बनी रही। तो इसको लेकर गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को आग्रह किया है कि बॉर्डर के ज़िलों में सब सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं विशेष ख्याल रखा जाए, और केंद्र से संबंधित जो योजनाएं हैं, रोज़गार की है और अन्य कोई किसानों के लिए, उसको लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।